कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि मेरा नाम फैंग है और आज की डेट है 5 अप्रैल 2008। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था। फिर वो बोलता है, मुझे अभी अभी एक शॉकिंग चीज़ पता चली है। मैं 10 साल पीछे पास्ट में आ गया हूँ, लेकिन ये मेरा पास्ट लाइफ जैसा नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं पैरेलल दुनिया में आ चुका हूँ। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक स्टूडेंट पिन उसके बगल में बैठे दूसरे लड़के शान को बोलते हैं, तुम दोनों के पास अभी भी 2 दिन का टाइम है मार्शल आर्ट्स सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यह सुनकर शान बोलता है, इस सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 है और मुझे पता है मैं इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊँगा। इसीलिए मुझे अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना, इसीलिए मैं इसे नहीं बढ़ने वाला हूँ। उसकी बात उसकी बातें सुनकर शॉक होते हुए फैंग बोलता है, 10,000, वो भी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के लिए। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है और उन तीनों से बोलता है, भाई लोग, क्या तुम्हें कल का न्यूज़ पर देखा? ग्रैंड मास्टर माँ 8 ग्रेड पी पहुँच चुका है और इसी वजह से क्यूआई ग्रुप एशिया पैसिफिक के चेयरमैन ताई को चैलेंज किया है। ये सुनकर पहला वाला बच्चा और शान शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? लेकिन मैंने सुना था ग्रैंड मास्टर माँ कुछ सालों में ही 7 ग्रेड पहुँच गए थे। लेकिन इधर हम देखते हैं फैंग को उन सब की बातें समझ नहीं आ रही थी। इधर वो दोनों स्टूडेंट्स यही सब बातें कर रहे थे कि ये सब एक सीसीटीवी रिपोर्ट से पता चला है। लगता है इस ग्रैंड मास्टर माँ का रैंक भी बढ़ जाएगा। वो पक्का टॉप 30 नहीं तो टॉप 20 में आएंगे। उन सब की बातें सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है, अच्छा तो यहाँ पर ऐसी बातें चल रही है। लकीली मैं अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे इसेकाई एनीमे देखता था। इनकी ग्रैंड मास्टर और ग्रेट वाली बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रैंड मास्टर एक टॉप प्रोफाइल जॉब है। फिर वो शान से पूछता है, आखिर आखिर ये ग्रैंड मास्टर? तभी शान उसे रोकते हुए बोलता है, फैंग, आखिर तुम ग्रैंड मास्टर के बारे में इतना डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हें उन्हें तमीज़ से बुलाना चाहिए। यह सुनकर फैंग बोलता है, सॉरी सॉरी, उससे गलती हो गई। और फिर वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा तब इन्हें शक हो जाएगा। और वो शान से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई इंटरनेट कैफ़े है? तब शान बोलता है, हाँ, यहाँ बगल में ही तो है, तुम भी तो हमेशा वहाँ जाया करते थे। तब फैंग बोलता है, मैं वहाँ बहुत दिनों से नहीं गया, इसीलिए मुझे लगा कि कैफ़े बंद हो गया है। फिर वो अपनी मन ही मन सोचता है, अगर वो इंटरनेट कैफ़े वहाँ पर है तो इसका मतलब वो सुंदर लड़की भी वहीं पर होगी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तब मैं हमेशा उसके बारे में सपने देखा करता था और सपने में उसके साथ नोटी नोटी चीज़ें करता था। उसके बाद उसके बाद वो कैफ़े जाता है और वहाँ जाकर जब मैनेजर को देखता है तब वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और मन ही मन बोलता है, क्या? जब मैं छोटा था तब मेरी चॉइस ऐसी थी। मेरी मेमोरी तो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। इधर मैनेजर फैंग को देखकर बोलती है, ओ मेरे छोटे भाई, क्या तुम अपना अकाउंट टॉपअप करवाना चाहते हो? अगर तुम अपना अकाउंट $50 से टॉपअप करवाओगे तो तुम्हें $10 फ्री में मिलेगी। फिर वो अपने पैसों को चेक करता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर वो मैनेजर को बोलता है, नो थैंक्स, मैं $5 का टॉपअप करवाऊँगा। सुनकर मैनेजर बड़बड़ाते हुए बोलती है, इसकी ऐसी हालत है फिर भी ये हमारे कैफ़े यूज़ करना चाहते हैं। और फैंग को एक कार्ड देते हुए बोलती है, ये एक टेम्पररी मेंबरशिप कार्ड है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर फैंग बोलता है, ये तो इतनी जल्दी बदल गई। सच में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तब तुम्हें कोई भी भाव नहीं देगा। उसके बाद फैंग कंप्यूटर पर बैठ के अपना सारा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगता है और उन्हें देखकर बोलता है, शिट, मुझे मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम देना होगा। इस वर्ल्ड में तो कुछ अलग टाइप्स के ही रूल्स चलते हैं जिनको सभी लोगों को फॉलो करना होता है। चाहे तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी करना हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स उसी तरह है जैसे मैं अपने पुराने पास्ट में नॉवेल्स में पढ़ता था। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स को सबसे बड़ा और पावरफुल माना जाता है।
यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट 9 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सबसे लोवेस्ट होता है और 9th ग्रेड हाईएस्ट होता है। इस वर्ल्ड में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट को ही कंपनी खोलने का परमिशन है और कोई भी एक स्टेट का गवर्नर तभी बन सकता है जब उसके ग्रेड 4th हो। और ये सभी रूल्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी लागू होता है। अगर किसी को इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनना है तो उसे नेशनल एंट्रेंस कॉलेज एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी मार्शल आर्ट्स सब्जेक्ट में। लेकिन मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम को देना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है। और फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। एनीमे देख है। फिर वो आगे बोलता है, मैं अपने पिछले लाइफ में बहुत सारे इसेकाई एनीमे देखे हैं, जैसे कि सेकंड लाइफ ऑफ गैंगस्टर और बहुत सारे स्लाइम एनीमे। जैसे कि सभी इसेकाई एनीमे मेन कैरेक्टर्स को कोई ना कोई चीट कोड मिलता है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अभी तक नहीं मिला। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड में मेरी फैमिली अमीर हो, क्या पता, मैं रिसोर्ट में रहता हूँ। उसके बाद फैंग अपने घर जाता है और अपने घर को देख के बोलता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। फिर वह अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और घर को देख के बोलता है, ये घर तो मेरे पास्ट लाइफ जैसे ही है। तभी एक लड़की उसके पास दौड़ते हुए आती है और फैंग के सामने खड़े होते हुए बोलती है, मेरे पैसे मुझे वापस करो। उसे देखकर फैंग बोलता है, ये तो मेरी छोटी बहन है। फिर वो उसका गाल खींचने लगता है और बोलता है, बचपन में ये कितनी क्यूट दिखती थी, लेकिन बड़े होके इसने अपनी सारी क्यूटनेस खो दी। तब उसकी बहन अपने गालों से फैंग का हाथ हटाते हुए गुस्से में बोलती है, मेरे पैसे वापस दो। तब फैंग बोलता है, कैसे पैसे? ये सुनकर उसकी बहन बोलती है, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मॉम ने तुम्हें $50 दिए थे और उन्होंने तुम्हें आधे डॉलर्स मुझे देने को बोला था। तब फैंग बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद तुमने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे और तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो और अब तुम ये बहाना कर रही हो। ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन गुस्से होते हुए अपनी मॉम के पास चली जाती है और फैंग की शिकायत करते हुए बोलती है, मॉम इससे कुछ बोलिए ना, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। ये सुनकर मॉम बोलती है, तुम लोग ये हल्ला करना बंद करो, तुम्हारे फादर कुछ ही देर में आते ही होंगे। तब फैंग अपनी मॉम को देखते हुए बोलता है, ये मेरी मॉम है और इनका नाम ली योंग है और ये अभी काफ़ी योंग लग रही है। मुझे याद है इस टाइम पर मेरी मॉम मेरा और मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करती थी और उन्हें सिर्फ मंथली $800 मिलते थे और मैं कैसे इनसे अभी $100 मांगूँ अपने मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फादर काम से आते हैं। फिर फैंग अपने फादर के बारे में बताते हुए और कहता है, मेरे फादर का नाम मिंग है, ये एक पॉटरी फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसके चलते बहुत सारे डस्ट इनहेल करते हैं और इसी वजह से इनकी हेल्थ भी ख़राब होती जा रही है और इतना काम करने के बावजूद भी इन्हें सिर्फ $3000 मिलते हैं। फिर फादर फैंग को देखते हुए डांटते हैं, फैंग अभी तक तुमने अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज क्यों नहीं किया? जाओ जल्दी चेंज करो, फ्रेश होकर आ जाओ और चलो बैठकर खाना खाते हैं। ये सुनकर फैंग बोलता है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तब यून बोलते हैं, डैड इसने मेरे पैसे चुरा लिए, इसे कुछ कहिए ना। तब डैड कहते हुए फैंग का नाम लेते हैं। फिर फैंग बोलता है, डैड इसकी बात मत सुनिएगा, ये तो कुछ भी बोलती है। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हुए फैंग मन में सोचता है, मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आगे चलकर कुछ करना है तो मुझे मार्शल आर्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा। फिर वो अपने डैड से बोलता है, डैड मैं मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर फैंग मन में सोचता है, लगता है मैंने औकात से बाहर की बात कर दी, मुझे शायद फॉर्म बनने के पैसे के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर फैंग हंसते हुए बोलता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। तब उसके फादर उसे अपना एटीएम कार्ड देते हुए कहते हैं, मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम का फीस $10,000 है, तुम ये निकाल लेना। मैंने इसके बारे में अपने कलीग से सुना था और मैं पैसे लेके इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुमने इसके बारे में कभी बात ही नहीं की। जाओ एटीएम से पैसे निकाल के अपना फॉर्म भर लो और हाँ, तुम इसमें पास हो या फिर फेल,
इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम अपना बेस्ट देना। ये सुनकर फैंग मन में सोचता है मेरी फैमिली इतनी गरीब है, लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं और इन्होंने मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी और तो और मुझे एग्ज़ाम में पास होने के स्ट्रेस भी नहीं दे रहे। अगर मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मैं इन सबको क्या ही मुँह दिखाऊँगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस एग्ज़ाम को पास करना ही होगा। उसके बाद फैंग एटीएम जाता है पैसे निकालने के लिए। फिर वो पैसों को जैसे ही हाथ में लेता है, तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसे कि सिस्टम कहते हैं। ये सीन यही कट होता है। उसके बाद हम फैंग को घर पे देखते हैं, जहाँ फैंग अपने रूम में सोकर सिस्टर के बारे में सोच रहा था और वो अपने मन ही मन बोलता है, एटीएम मशीन में जो भी मेरे साथ हुआ उसका आंसर अगर मेरे हाथों में पैसे होंगे तभी वो मेरे वेल्थ में काउंट होंगे, लेकिन अगर वो पैसे मेरे से बिलोंग नहीं करते तब वो हाथ में होने के बावजूद मेरे वेल्थ में काउंट नहीं होंगे। और अगर पैसे कम भी हुए तो भी अकाउंट नहीं होगा। फिर वो बैठ से उठ के बोलता है, क्योंकि मेरा वेल्थ स्टेट सिस्टम में चेंज हो चुका है, इसका मतलब मैं क्यूआई और ब्लड स्टेट्स को भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद फैंग बोलता है, सिस्टम क्या तुम मेरा क्यूआई और ब्लड स्टेट्स इंक्रीज कर सकते हो? लेकिन उसे सिस्टम से कोई भी रिस्पांस नहीं आता, इसीलिए वो थोड़ा इज्जत देकर सिस्टम को अपने स्टेट्स को इंक्रीज करने के लिए बोलता है। फिर वो बहुत सारा उठ पटंग कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सिस्टम की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। ये देखकर फैंग फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, मेरा ब्लड और क्यूआई इंक्रीज करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब अचानक से फैंग के चारों तरफ रेड कलर का रील फैल जाता है और उसका ब्लड और क्यूआई दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद तो फैंग तो अलग ही लेवल की फीलिंग आने लगती है और वो सिस्टम को देखकर बोलता है, $100 में मेरा ब्लड और क्यूआई स्टेट सिर्फ 0.1 है, लेकिन इतने कम के बावजूद भी एकदम अलग और कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ। फिर वो मन में सोचता है, एक मिनट, कहीं मेरे पैसे रियल में तो नहीं खो गए। फिर वो अपने पैसों को देखता है, लेकिन उसके पैसे टेबल पर रखे हुए थे। उसे देखकर वो चैन की सांस लेता है। वो कहता है, अगर ये पैसे गायब हो जाते तो मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब देता। लगता है सिस्टम में पैसे खर्च करने से रियल लाइफ में वो पैसे नहीं जाएंगे। फिर हम फैंग और उसकी बहन यून को देखते हैं, जो उसकी सारी बातें रूम के बाहर से सुन रही थी। फिर वो बोलती है, लगता है फैंग ने अपना दिमाग खो दिया है और वो पागल हो गया है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ एक टीचर क्लासरूम में आके सभी स्टूडेंट से बोलता है, जिसको मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है वो टीचर्स ऑफिस में चला जाए। टीचर की बात सुन के फैंग खड़ा होता है। तब टीम उससे पूछता है, क्या तुम फिर से बाथरूम जा रहे हो? यह सुन के फैंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो मार्शल आर्ट्स का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। उसके बाद हम टीचर्स ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग को एक लड़की देखकर बोलती है, मुझे लगा नहीं था तुम भी इस एग्ज़ाम को भरोगे। वैसे तुम्हारा ब्लड और क्यूआई स्टैट्स कितना है? तो फैंग अपने मन ही मन बोलता है, आखिर मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरा तो ब्लड और क्यूआई स्टैट्स सिर्फ 1.10 है। तब एक दूसरा बच्चा बोलता है, मुझे नहीं लगता फैंग ने अपने स्टैट्स चेक किए होंगे। मुझे नहीं लगता फैंग ने अपने स्टैट्स चेक किए होंगे, वरना वो इस बारे में हमें पहले ही बता देता। तब दूसरा स्टूडेंट बोलता है, जब मैंने अपना लास्ट टाइम स्टैट चेक किया था तब मेरा 108 था, लेकिन फैंग बहुत ही कमज़ोर है, तो मुझे नहीं लगता इसका स्कोर ज़्यादा होगा। इधर हम देखते हैं, इसने तो फैंग की मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। उसकी बातें सुनकर फैंग खड़ा होते हुए शौक से कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली ने ब्लड और क्यूआई को चेक करने के लिए मशीन खरीदी है? तब वो बच्चा बोलता है, मुझे अपना स्टैट चेक करना था, इसीलिए मेरे डैड ने मेरे लिए एक छोटी सी चेकिंग मशीन खरीदी, लेकिन ये मशीन इतनी भी एक्यूरेट नहीं है जैसे कि हॉस्पिटल वाला होता है। और मैंने सुना है ब्लड और क्यूआई स्टैट्स चेक करने वाली सबसे सस्ती मशीन भी $11,000 की आती है। ये सुनकर फैंग शॉक होते हुए बोलती है, छोटी सी चीज़ का इतना प्राइस? मेरे पास्ट लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन आती थी, जो कि $100 में आ जाती थी। उसके बाद वो बच्चा फैंग को अपने घर ले जाता है उस मशीन को दिखाने के लिए, और फैंग उस मशीन में बैठकर अपने ब्लड और क्यूआई को चेक करने लगता है। फिर फैंग उस बच्चे से बोलता है, जाओ, क्या तुम्हारा रिजल्ट आ गया? इधर हम जाओ को देखते हैं, जो कि उसका रिजल्ट देखकर शॉक हो गया था। वो उससे बोलता है,
फैंग, तुम्हारा ब्लड और क्यूआई स्टैट्स तो 113 है। ये सुनकर फैंग मन ही मन सोचता है, लगता है सिस्टम का स्टैट रियलिटी से अलग है, क्योंकि जब मैं सिस्टम में स्टैट्स चेक किया था तब तो वही 1.1 था, लेकिन असल में ये तो 113 है। इस हिसाब से सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब जाओ फैंग से बोलता है, आखिर तुम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे ब्लड और क्यूआई क्लास में सेकंड बेस्ट है। ये सुनकर फैंग शॉक होते हुए कहता है, क्या सच में? और ये सीन यही कट होता है। अब हम फैंग के फादर को देखते हैं, जो कि पैसे गिन रहे थे। फिर वो बोलते हैं, मैंने अपने वर्कशॉप की डायरेक्टर से सुना था कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने के लिए $100 देने होते हैं, और बच्चों को ऐसी अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन देने के लिए हमें और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर फैंग ने इस एग्ज़ाम को देने के बारे में सोचा है तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास घर में $200 है। अगर ये काफ़ी नहीं हुए तो मैं एटीएम से और पैसे निकाल लूँगा। तब उन्हें युआन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोल रही थी, तुम झूठ बोलना बंद करो। मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम देने के लिए 110 स्टैट्स होने चाहिए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी स्टैट्स 113 है। फिर फैंग वहाँ की गाल खींचते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई जीनियस है और मेरे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर जाऊंगा। तब मदर वहाँ पे आती है और बोलती है, फैंग यहाँ पर आओ, मुझे और तुम्हारे फादर को तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर वो अपने फादर के पास जाता है। तब उसके फादर उसे पैसे देते हुए बोलते हैं, ये मेरा और तुम्हारे मदर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। इन पैसों के इस्तेमाल करके तुम कुछ डाइट सामान खरीद लेना, और अगर पैसे कम पड़ गए तो मुझे बस बोल देना, मैं तुम्हें और दे दूंगा। हमने तुम्हें पास्ट में इग्नोर किया था, लेकिन अब हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद फैंग रात को अपने रूम में बैठकर उन पैसों को देखते हुए सोचता है, अगर मैंने इन पैसों का इस्तेमाल मेडिसिन में खर्च कर लिया और अगर उन मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट न हुए तो मेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मुझे सिस्टम से ही अपने स्टैट्स को बढ़ाना होगा। और ये सीन यही कट होता है। अब हम नेक्स्ट सीन में स्कूल देखते हैं, जहाँ फैंग थोड़ा थका हुआ था और वो सीढ़ियों से अपने क्लास की तरफ जा रहा था। फिर वो मन में सोचता है, कल रात मैंने अपने फिजिक्स स्टैट्स को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की थी, जिस वजह से मेरे $100 कट हो गए। लेकिन मुझे फिजिक्स स्टैट्स बढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की का सॉफ्ट हाथ मेरे माथे को पकड़ा हुआ है, और मेरे माइंड ऐसा लग रहा है जैसे वो खुले मैदान में तेजी से भाग रहा है। लेकिन फिजिक्स एबिलिटी की हेल्प से मेरा कंसंट्रेशन और मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और मैंने पूरी रात फिजिक्स के बुक को पढ़ के खत्म कर दिया। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक लड़का आता है और फैंग को चोक करने लगता है, जिससे फैंग नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी लगती है। तब फैंग उससे बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तब वो बोलता है, तू लोगों को उल्लू बनाने में बहुत अच्छा है, तेरा स्टैट 113 है, लेकिन तू फिर भी कमजोर होने का नाटक करता है। ऑनेस्टली बता, क्या तू ट्रेनिंग करता है? वो भी कहीं चुप कर। तब वहाँ पर जाओ आता है और फैंग को गुड मॉर्निंग बोलता है। उसे देखकर फैंग बोलता है, लगता है इसने पूरे क्लास में फैला दिया है कि मेरा स्टैट्स 113 है। उसके बाद जाओ फैंग को पकड़ता है और उससे पीछे पिंच देता है। फिर वो फैंग को घूरने लगता है और उससे अपने आप से कंपेयर करने लगता है कि मेरे पास मसल्स है और मेरा बैक भी विजिबल है, लेकिन फिर भी इसका स्टैट्स 113 है, लेकिन मेरा स्टैट्स 108 है। इसका लेग्स और आर्म्स भी कितने कमजोर दिख रहे हैं। ये सब बात सोचकर जाओ इरिटेट होने लगता है। तब वहाँ पर एक टीचर आते हैं, जो कि उन सबको देखकर बोलते हैं, अच्छा तुम सब यही हो, चलो मैं सही टाइम पे आया हूँ। और वो टीचर फैंग के पास जाकर उसे कुछ बुक्स देते हैं। फिर उसे बोलते हैं, फैंग इन बुक्स को घर लेकर जाओ और इन्हें पढ़ो, क्योंकि जिसने भी मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है उसने पहले ही ट्यूशन में ये सब पढ़ लिया है, और क्योंकि तुमने बहुत ही लेट फॉर्म भरा है इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा। टीचर की बात सुनकर फैंग मन ही मन बोलता है, मेरी पास्ट लाइफ में टीचर के साथ मेरा कोई भी अच्छा बॉन्ड नहीं था, लेकिन मानना पड़ेगा ये टीचर बहुत ही अच्छा है। उसके बाद टीचर जाते जाते बाकी स्टूडेंट्स से बोलते हैं, तुम लोगों को आज क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बदले मैं तुम लोगों को एक मिशन देता हूँ। तुम लोग जियांग यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शल आर्ट्स में जाओ और वहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वांग को लेकर आओ। फिर ये सीन यही कट होता है।